क्लासेस चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लेक्चर कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज वॉच कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेक्चर 2 और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को आप इससे मदद मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना था वो था इन्फेक्शियस डिजीज। हमने पढ़ा क्या था, उसमें टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़े थे, इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीजेस जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से, मतलब अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को इजीली ट्रांसफर हो जाती है, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। पैथोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैथोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस नहीं कहते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है। वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ फ्लाइज, मॉस्किटोज, चूहे, बंदर, ये सब जो कैट्स, इनके अंदर बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनके अंदर तो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पे या किसी और ऑर्गेनिज्म को बाइट कर लें तो उनके वजह से उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस से काम करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ऑफ डिजीजेस। कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे वायरस है, वायरस से जो डिजीज होती है, कॉमन डिजीज, कॉमन कोल्ड, पता है आपको कॉमन कोल्ड क्या होता है। ठीक है, जुकाम, सर्दी जुकाम होना, ये क्या है, कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी एक टाइप की वायरल डिजीज है। मीजल्स, मीजल्स में पूरी बॉडी पर रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, मीजल्स होता है। मम्प्स में क्या होता है, मम्प्स में कान के नीचे यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, कान के नीचे पाई जाती है एक सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा मुंह में आता है ना, एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कान के नीचे होती है, पैरोटिड ग्लैंड उसको कहते हैं। उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो एरिया, वो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, सूज जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मम्स, या हिंदी में गलसूजा नाम से भी इसे जाना जाता है। चिकन पॉक्स, चेचक जिसको कहते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी, लिवर की डिजीज है। ये सारी डिजीजेस ये किसके वजह से हो रही है, इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, वायरस। ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज, कॉलरा, कॉलरा में क्या हो जाता है कि रिकरिंग डायरिया होता है, कॉलरा में लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है। टाइफॉइड, टाइफॉइड में लिवर पे इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक फीवर रहता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको जनरली टीबी भी कहते हैं, ये लंग्स की डिजीज़ है। टिटनस, टिटनस जो होता है वो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे कि ये कहीं पे कट गया आपको और वहाँ पे सॉइल के में बैक्टीरिया वो प्रेजेंट है, वहाँ पे आ गया, या रस्टेड आयरन है उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उससे अगर कट गया तो ये डिजीजेस हो सकती हैं, टिटनस। इस टिटनस डिजीजेस में क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मसल्स जो होती है वो टाइट हो जाती हैं, लॉक जॉ हो जाता है, जॉज जो होती है वो लॉक हो जाती है, मतलब मुंह आपका ऐसे खुलना बंद होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है और बॉडी का वेट बहुत कम हो जाता है इस डिजीज में। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में
किसी फंगस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, अगर कुछ खराब खाना खा लिया जाता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, सिम्टम्स इसके जो होते हैं वो कई होते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है। फंजाई, फंजाई की वजह से स्किन इन्फेक्शंस, बहुत बार बरसात में आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, रिंगवर्म हो जाता है, टोज के बीच में दाने हो जाते हैं, ये सारे क्या हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं जो फंजाई की वजह से होते हैं। प्रोटोजोअन डिजीजेस में है मलेरिया, मलेरिया में ठंड लेके फीवर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अपने आप फीवर उतर जाता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटोज होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज इसके वेक्टर होती हैं। इनके अंदर ये प्रोटोजोआ का एग पाया जाता है। जब ये अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को काटती हैं तो ये अपने एग्स को उसमें हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से उसे भी मलेरिया हो जाता है। काला आजार, काला आजार बॉडी पे, इसमें भी फीवर होता है और हेल्थ बहुत बेकार हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है और बॉडी पे ब्लैक ब्लैक दाने हो जाते हैं, पैचेस जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा के वजह से जो डिसेंट्री होती है, जो डायरिया होती है, उसे अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। इसमें लूज मोशन के साथ साथ ब्लड भी फीकस में आता है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस एक ट्रिप्नोसोमा के वजह से होता है और ये भी फ्लीज इसके वेक्टर का काम करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आलसपन उस इंसान में आता है। वर्म्स, वर्म्स राउंड वर्म्स या फ्लैट वर्म्स की वजह से बहुत सी डिजीजेस होती हैं, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, ये एस्कैरस की वजह से होते हैं। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस जो है इसमें पैर जो होते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, उसी तरह एक वेसल होती है लिम्फ वेसल, जिसमें लिम्फ पाया जाता है। इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इनमें एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, जिसकी वजह से पैर एकदम हाथी के पैर की तरह मोटा मोटा हो जाता है, जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। और इस वर्म जिसकी वजह से होता है वो होता है वाउचीरिया वर्म। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, ये कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि डिफिशियंसी, अगर किसी न्यूट्रिएंट की या हार्मोन की कमी के वजह से कोई डिजीज़ है तो वो दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफ़र होगी। अगर हम नहीं खाना खा रहे हैं, मुझे कोई डिजीज़ हो रही है इसकी डिफिशियंसी की वजह से, तो ये किसी वेक्टर के थ्रू ये डिजीज़ दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होती है। इस तरह की डिजीज़ेस भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं, जैसे कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से या कई बार हेरिडिटरी भी होती है, और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होती है, इसमें शुगर लेवल बॉडी का ज़्यादा बढ़ जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। इसमें क्या होता है कि जो होंठ के दोनों साइड में ये पार्ट कट जाता है, ठीक है, और दांत के गम से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि जब गम से ब्लीडिंग होती है तो बहुत से बच्चों में होती है, तो इस कंडीशन में दवा लेने की बजाय अगर आप नींबू पानी पिएं, संतरा खाएं, जो भी खट्टे फल हैं जिसमें कि विटामिन सी पाया जाता है उसे खाना चाहिए। नेक्स्ट डिजीजेस, एलर्जिक डिजीजेस। एलर्जिक डिजीजेस, अगर हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन मटेरियल के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाए, जैसे कि धूल है, तो धूल जो है, धूल अगर उड़ रही है तो सबको छींक नहीं आएगी, कोई एक पर्सन होगा जिसे बहुत ज़्यादा उससे छींक आएगी, क्योंकि वो उसके लिए एलर्जिक है। ठीक है, बॉडी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, डस्ट थोड़ा अंदर गया, एक बार आपने स्नीजिंग की और डस्ट बाहर आ गया, लेकिन एक पर्सन ऐसा भी होगा जिसको वो एक बार स्नीजिंग से डस्ट बाहर आ गया, लेकिन उसको रिकरिंग स्नीजिंग होगी, क्योंकि वो उस डस्ट के लिए एलर्जिक है, बॉडी जो है उस फॉरेन मटेरियल के लिए ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है। ठीक है,
तो इसे हम एलर्जिक डिजीज कहते हैं। एलर्जिक डिजीजेस बहुत सी होती हैं, हर चीज़ के लिए एलर्जी हो सकती है। जैसे बहुत से लोगों को बहुत से खाने से एलर्जी होती है, किसी को ब्रिंजल से एलर्जी हो सकती है, बैगन खाता है तो पेट दर्द होता है या फीवर हो जाता है, एग खाता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो बॉडी अगर ओवर रिएक्ट करती है किसी भी सब्सटेंस के लिए तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। ठीक है, एस्थमा इसी टाइप की डिजीज है, एलर्जिक डिजीज है, जिसमें ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है इसमें, एस्थमा में। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इसमें किसी सर्टेन टिश्यू की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर लिवर है, लिवर में हर एक ऑर्गन का अपना एक ग्रोथ रेट होता है, वो एकदम लगातार उसमें डिवीजन नहीं होता है कि लगातार डिवाइड होते जा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है। उसमें एक चेक पॉइंट होता है कि एक ऑप्टिमम साइज होने के बाद अब उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब ये सेल डिवीजन का कंट्रोलिंग बॉडी में कहीं पर चेक पॉइंट जो है वो रुक जाए कि अब डिवीजन को बंद होना है, तो वो क्या होगा कि लगातार डिवीजन होते जाएगा और वहाँ लंप ऑफ सेल्स बन जाएंगी, विच इज नोन एज कैंसर। ओके, नेक्स्ट मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर बहुत सी वजहों से हो सकता है, जैसे कि कोई भी टेंशन की वजह से किसी को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो ये भी क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। एडिक्शन, आदत होना, बहुत से लोगों को अल्कोहल, ड्रग्स, इसका एडिक्शन होना, इसकी वजह से डिजीजेस का होना, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। डीजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे किसी ऑर्गन का मल फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होना, उसे हम क्या कहेंगे, डीजेनरेटिव डिजीजेस। जैसे हार्ट की बहुत सी डिजीजेस हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, कोई वॉल्व हार्ट का काम ना कर रहा हो, पंपिंग में प्रॉब्लम हो, तो ये डीजेनरेटिव डिजीज है। इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स के कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि पहला डायग्राम है कोविड-19 वायरस का फिगर है। ठीक है, ये वायरस है जो इन्फेक्शियस एजेंट है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलो कोविड-19 से पता ही है आपको जो डिजीज है क्या है, कोरोना। और स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो चेहरों पे एक्ने हो जाता है, दाने हो जाते हैं, ठीक है, मुहासे हो जाते हैं, वो जिसकी वजह से, जिस बैक्टीरियम की वजह से है, वो है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरियम। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। ट्रिप्नोसोआ प्रोटोजोअन, इसमें ये जो रेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आरबीसीज है। ये ब्लड सेल के अंदर का लिया गया है। ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, और उसमें ये प्रोटोजोआ भी प्रेजेंट है, ट्रिप्नोसोमा, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। काला अजार ये होता है लिशमानिया प्रोटोजोअन की वजह से। ठीक है, इसमें एक विप लाइक टेल होती है फॉर देयर मूवमेंट। राउंड वर्म एस्कैरस लुम्ब्रिकोइडस, ये ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। टेक्सोनॉमिकली अगर हम देखें तो सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उन्हें बहुत से फीचर्स मिलते जुलते होंगे, लेकिन अगर हम वायरस से अगर कंपेयर करें तो इनके फीचर्स उससे काफ़ी अलग होंगे। ठीक है, किसी भी ग्रुप में हम देखें तो वायरस, सब तरह के वायरस के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी जो कि बैक्टीरिया से बहुत अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल प्रोसेसेस जो होती हैं, लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं, वो एक ग्रुप में, अगर बैक्टीरिया का ग्रुप लें तो एक ग्रुप में एक जैसी होंगी। बैक्टीरिया ग्रुप है तो बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस उसमें जो होंगी, बहुत सी बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होंगे बैक्टीरिया के, वो एक जैसे होंगे। बहुत सारे वायरस हैं लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है, वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ, बहुत से ऐसे मेडिसिन होते हैं
जो कि अगर एक बैक्टीरिया के किसी लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज के लाइफ प्रोसेसेस को भी ब्लॉक करें, क्योंकि उनमें लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो एक तरह की ड्रग बहुत सारे माइक्रोब्स को, बहुत सारे एक जैसे माइक्रोब्स को, एक जैसे माइक्रोब्स मीन्स बहुत सारे एक जैसे बैक्टीरिया को किल कर सकती है। एक कोई ड्रग है बहुत सारे एक जैसे फंगस को किल कर सकती है। तो आप जब कोई जैसे कहीं चोट लग जाती है तो सुफ्रामाइसिन लगाते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल, इस पे लिखा रहता है ऑइंटमेंट पे। तो ये क्या है, एंटी फंगल, मतलब कि ये दवा जो जितने भी फंगस हैं सबको मार रही है। एंटी बैक्टीरियल जितने टाइप्स के भी बैक्टीरिया हैं, मोस्टली जो कॉमन है, जो हमारे एयर एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, उनको वो मार रही है। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्रॉड रेंज ऑफ ड्रग होती है जो कि किसी मेटाबॉलिज्म पाथवे को ब्लॉक करती है, जिससे कि उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्या करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सारे क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स हम पाते कहाँ से हैं, एंटीबायोटिक्स जो हम दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक्स ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया में या फंगस में। तो इनमें क्यों पाए जाते हैं, फिर इनको क्यों नहीं मार देते हैं, इनमें इसलिए पाए जाते हैं जिन बैक्टीरिया में वो एंटीबायोटिक पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को वो नहीं मारेगा। ठीक है, वो पाया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा किस तरह से, वो बैक्टीरिया कोई भी जहाँ रहता है वो चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा पूरा राज्य रहे। ठीक है, कोई भी किंग ये चाहेगा कि मेरा ही पूरा राज्य रहे, बाहरी कोई इसमें ना आए। तो ऐसे ही बैक्टीरियाज भी ये चाहते हैं कि मेरा ही वर्चस्व रहे। तो मेरा ही वर्चस्व रहे, तो इनके अंदर ये एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं ताकि ये दूसरे बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। या फंगस में जो पाए जाते हैं ये दूसरे फंगसेस को किल कर देते हैं। तो जो एंटीबायोटिक उसमें पाया गया है वो उसे नहीं मारेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया और फंगाई को मारेगा अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं एंटीबायोटिक्स को साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इन बैक्टीरिया से और उसको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ये निकाला गया था, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो कि अगर इस पेनिसिलियम नोटेटम को अगर हम कल्चर प्लेट में कल्चर करें तो देखेंगे ना कि वो आसपास जो है ना किसी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस के अंदर कुछ ऐसा कोई सब्सटेंस था जो कि बैक्टीरियम को ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इसके डिस्कवरर, उन्होंने इसे एक्सट्रैक्ट किया और पाया कि ये जो है, जो सब्सटेंस है, उसका नाम उन्होंने दे दिया है पेनिसिलिन, क्योंकि ये निकाला गया था पेनिसिलियम से। तो इस पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक जो है, कई तरह के एंटीबायोटिक है, एक पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करता है ना, बैक्टीरिया को मारता कैसे है, बैक्टीरिया के चारों ओर सेल वॉल होती है, सेल वॉल से घिरा होता है। अगर ये सेल वॉल ना बन पाए तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये बैक्टीरियल के सेल वॉल सिंथेसिस वाले पाथवे को ब्लॉक कर देता है, सेल वॉल सिंथेसिस को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन जो है वो एक ही बैक्टीरिया को नहीं, बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर, सबको नहीं करेगा, सारे बैक्टीरियाज को नहीं करेगा, जिन बैक्टीरियाज में वो पाथवे होगा, सिमिलर पाथवे होगा सेल वॉल फॉर्मेशन का, उन बैक्टीरियाज को वो किल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये पेनिसिलिन जो है वो वायरस पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वायरस में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो वायरस इससे मरेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पाथवेज होते हैं, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए डिफरेंट हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं।
कुछ जो है सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रही हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती हैं, ठीक है। राइबोसोम्स पे अटैक करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं। तो इस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का रोल डिफरेंट है। वायरसेस ये बातें यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स पर इनपे असर नहीं पड़ता है। तो अगर वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई कॉमन कोल्ड ही हो गया, तो आप एंटीबायोटिक लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है बॉडी में, तो एंटीबायोटिक लेने पे बैक्टीरियाज मर जाएंगे, बैक्टीरियाज की वजह से जो सिम्टम थे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वायरल इन्फेक्शन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही खत्म होता है। वो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। अब पढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पता ही होगा आपको, जैसे कि है थ्रू एयर, एयर से भी ट्रांसपोर्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि छींक वाला ट्रांसपोर्ट, कॉमन कोल्ड वाला ट्रांसपोर्ट एयर से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का ट्रांसपोर्ट एयर से होता है। निमोनिया का ट्रांसपोर्ट एयर से होता है। और भी बहुत सारी डिजीज हैं। ये कोविड-19 ये जो है वो केवल स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू ही नहीं होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग और टॉकिंग के थ्रू भी ये दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाती है। वाटर से जैसे कि कॉलरा है, एमीबिक डिसेंट्री है, इनका ट्रांसपोर्ट वाटर से होता है। कैसे होता है? अगर किसी पर्सन को कॉलरा या एमीबिक डिसेंट्री है, उसका जो एक्सक्रीटा है, जो फीकस है, टॉयलेट है, वो किसी तरह से जो है वाटर में मिक्स हो जाए और वो वाटर जो है वो किसी इंसान के द्वारा पी लिया जाए, तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे आप रोड के किनारे वाले कुछ पानी पीते हो या कुछ भी लेते हो, कुछ भी खाने पीने का सामान लेते हो और या फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी लेते हैं और बिना वॉश किए उसे हम खाते हैं। तो अब जो वेंडर है उसने पता नहीं किस तरह के पानी से धोया है, उसे नाली के पानी से धोया है, नदी के पानी से धोया है, पॉन्ड के पानी से धोया है, कैसे पानी से धोया है आपको नहीं पता, ठीक है। ऐसे पानी को आपने कंज्यूम कर लिया या ऐसे फ्रूट को आपने कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर इसके बैक्टीरियाज थे, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू जब माइक्रोब्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उस वेक्टर में उसको कोई डिजीज़ नहीं होती है वेक्टर को, लेकिन वो केवल ट्रांसफ़र का काम करता है, ठीक है। हेल्थ सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है माइक्रोब्स को। इन इंटरमीडियरीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो है, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया का ट्रांसफ़र होता है, डेंगू फीवर, येलो फीवर, इनका ट्रांसफ़र मलेरिया के थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू होता है। बहुत से मॉस्किटोज, ठीक है, ये फीमेल्स जो इसकी होती हैं, इनको एग ले करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। एग लेइंग फीमेल्स को करना होता है, इसके लिए इनको न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड इन्हें क्या चाहिए होता है? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। इसलिए ये जो है ये ब्लड सक करती हैं टू बिकम एबल टू ले मैच्योर एग्स। लेकिन मेल्स जो होते हैं उन वो जो है वो ह्यूमन बीइंग का या एनिमल्स का ब्लड सक नहीं करते हैं। इनका काम जो है वो पेड़ पौधों के नेक्टर से ही काम इनका चल जाता है। लेकिन फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं इनको ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, इसलिए ये ब्लड पे डिपेंडेंट होती हैं, ज़्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल्स के, ठीक है। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स तो पता होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? जो कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब चेंज होता है तो बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसके वजह से ऐसे एनिमल्स होते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। समर्स में ज़्यादा, समर्स और ज़्यादा विंटर्स में मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। कंजर्व्ड फूड से ये अपना एनर्जी निकालते हैं और ऐसे ये 2-3 महीने के लिए ये अंदर रहते हैं, ठीक है।
तो ये मॉस्किटोज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कैटल, काउज, डॉग्स, ये क्या है, मैमल्स, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। फ्लाइज के वजह से, फ्लाइज कैरियर्स हैं टाइफॉइड की, ट्यूबरकुलोसिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की। ठीक है। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके वजह से भी बहुत सी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि सिफिलिस है और एड्स है। एड्स वायरस जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। इन्फेक्टेड मदर से बेबी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स with the infected partner, if one partner is infected, this could be transferred to the other person. Mother to child during delivery or during pregnancy or breast milk. इंजेक्शन ड्रग यूज, इंजेक्शन ड्रग, अगर एक इंजेक्शन, एक नेडल से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ड्रग दिया गया, कोई मेडिसिन दी गई, दवा लगाई गई और उसको HIV अगर था और सेम नेडल यूज कर लिया गया दूसरे पर्सन के लिए, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ड्रॉपलेट उसमें रहेगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, वायरस उसमें आ गया। या फिर सेम रेजर ब्लेड अगर यूज़ किया गया और ब्लेड पे थोड़ा सा ब्लड आ गया कट के वजह से, दूसरे हेल्दी पर्सन को ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एड्स के ट्रांसफ़र के यही 3 मोड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एड्स में होता क्या है, एड्स में जो होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। HIV इन्फेक्शंस में लिखा था, एड्स जो है वो डिजीज़ का नाम है और HIV क्या है, वायरस का नाम है। तो HIV वायरस की वजह से डिजीज़ होती है एड्स। एड्स इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज and it does not spread by casual contact. केवल this happens only due to sexual contact or due to blood exchange or from mother to baby. Only these 3 modes are responsible for the spread of AIDS. इनकी वजह से नहीं होता है शेकिंग हैंड्स, कफिंग और स्नीजिंग, किसिंग और एम्ब्रेसिंग, शेयरिंग यूटेंसिल्स और टेलीफोन, स्विमिंग पूल्स और टॉयलेट्स, शेयरिंग टाल्स, blood sucking animals, insects, crowded transport. These are not the means for the spread of AIDS. So that is a misconception that AIDS patients को अलग रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने साथ ही रखना चाहिए, बस जो 3 मीन्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। पेप्टिड अल्सर एंड द नोबेल प्राइज, ये रिसेंट डिस्कवरी है। बहुत साल पहले तक ये माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, ये स्टमक में एसिडिटी के वजह से होता है। इसकी वजह से जो पेन और ब्लीडिंग होती है स्टमक में और ड्यूडेनम में, ये होती है स्ट्रेसफुल लाइफ साइकिल की वजह से। लाइफ साइकिल स्ट्रेसफुल होने की वजह से पेट में एसिडिटी होना, ब्लीडिंग और पेन होना, ये माना जाता था। लेकिन 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, रॉबिन वॉरेन एंड मार्शल, यहाँ पे रिपीट हो गया ना, रॉबिन वॉरेन एंड मार्शल, इन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायरोली। इन्होंने बताया कि इस बैक्टीरियम के वजह से पेप्टिक अल्सर पाया जाता है। ठीक है। रॉबिन वॉरेन ये एक पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बताया कि एक स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया जो कि पाया कहाँ जा रहा है, जो कि पाया जाता है स्टमक के लोअर पार्ट में। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ये प्रॉब्लम है, उनके स्टमक के लोअर पार्ट में ये बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायरोली पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन हो जाती है और इसके वजह से ही पेन होता है और स्टमक में ब्लीडिंग होती है। ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट बेरी मार्शल, जिनका जन्म 1951 में हुआ था, वो भी इंटरेस्टेड थे वॉरेन की फाइंडिंग्स में
और उन्होंने सक्सेस पाया इस बैक्टीरिया को कल्टीवेट, इस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो करने में इन्होंने सक्सेस पाया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि इस पेप्टिक अल्सर को, अगर पेप्टिक अल्सर को ख़त्म करना है तो इस बैक्टीरिया को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए एंटीबायोटिक्स चलाई जाएं, जिससे कि वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए तो ये पेप्टिक अल्सर क्योर हो जाएगा। इसके लिए मार्शल एंड वॉरेन को नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में 2005 में। ये है वॉरेन एंड मार्शल। Next is organ specific and tissue specific manifestation. Disease causing microorganisms जो हैं वो बॉडी में बहुत से रास्तों से आते हैं और बहुत से ऑर्गन्स और टिश्यूज को ये इन्फेक्ट करते हैं। जो माइक्रोब्स नोज के रास्ते से आते हैं वो ज़्यादातर लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे आता है, नाक के रास्ते आता है और लंग्स को इन्फेक्ट करता है। जो माइक्रोब्स माउथ के रास्ते आते हैं, मुंह के रास्ते आते हैं, वो ज़्यादातर गट रीजन को, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल को इन्फेक्ट करते हैं। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन को और इनसे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, लिवर, पैंक्रियास, इनको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि टाइफॉइड और जॉन्डिस का जो बैक्टीरिया होता है, टाइफॉइड स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, इन दोनों को इफेक्ट करता है। जॉन्डिस लिवर को इन्फेक्ट करता है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आ रहे हैं वो बॉडी में, पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं ये वायरसेस, जैसे कि एड्स है, और ये हमारे लिम्फ ऑर्गन पे जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी, इम्यून सिस्टम जब डैमेज हो जाएगा हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे हमें इन्फेक्ट कर देंगे। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का जो वायरस है विच कॉजेज ब्रेन फीवर, ये एंटर करता है थ्रू मॉस्किटो से और ये इन्फेक्ट करता है ब्रेन को। साइन एंड सिंबल्स ऑफ डिजीजेस। जो डिजीज का सिम्टम है या साइन है वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड है या हमारा कौन सा टिश्यू इन्फेक्टेड है माइक्रोब से। ठीक है, अगर लंग टारगेटेड है, लंग इन्फेक्ट हुआ तो क्या होगा, इंसान को खांसी आएगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर लिवर इन्फेक्टेड है, लिवर टारगेटेड है माइक्रोब से, तो जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, शरीर पीला होने लगता है। अगर ब्रेन टारगेटेड है तो ब्रेन टारगेटेड होने से सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा या बेहोशी होगी, ये होता है, इसमें मिर्गी आएगी। तो अगर हमारा टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट, जैसे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर टारगेटेड है तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करेगी और बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो बॉडी का होता है ना, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी बाहरी माइक्रोब को किल करने। एक सेल नहीं होता है जो बाहरी माइक्रोब को किल करे, बहुत सारे सेल्स का ये पूरा एक सिस्टम है जो बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए। तो इनके वजह से कुछ लोकल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मच्छर काटता है या चींटी काटती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेड हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है कि इनके काटने से जो ये टॉक्सिन्स अंदर डाल रहे हैं ना, इनके काटने से ये जो अंदर कुछ जहरीला पदार्थ टॉक्सिन डाल रहे हैं, इसको मारने के लिए हमारी बहुत सारी बॉडी सेल्स उधर मूव कर जाती हैं। ठीक है,
बॉडी सेल्स मूव कर जाती हैं और वहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा सा रेज कर देती हैं। इस वजह से बॉडी सेल्स मूव करती हैं कि जो भी इन्फेक्शन या माइक्रोब अंदर आया है या टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर आया है उसको किल किया जाए, और वहाँ का टेम्परेचर रेज होता है। टेम्परेचर रेज होने भी फायदेमंद होता है कि टेम्परेचर रेज होने से बहुत से बैक्टीरियाज जो होते हैं या बहुत से माइक्रोब्स जो होते हैं वो टेम्परेचर रेज होने से मर जाते हैं। तो ये जो स्वेलिंग और रेडनेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है। HIV इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम में की जो सेल्स, इंपॉर्टेंट सेल्स होती है वो डेड हो जाती हैं। एक सेल होती है, नाम बस जान लीजिए आप, अभी आपको पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, ये TH सेल होती है, टी हेल्पर सेल, टी लिम्फोसाइट की टी हेल्पर सेल होती है। इसको ये ना HIV वायरस डैमेज कर देते हैं। जब ये डैमेज होती है तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम उस इंसान का बहुत वीक हो जाता है। तो आसपास जितनी भी माइक्रोब्स हैं, अगर जैसे स्मॉल कोल्ड का माइक्रोब है तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्मॉल कोल्ड होगा, नॉर्मल कोल्ड होगा, और नॉर्मल कोल्ड इतना सीवियर हो जाएगा उस पर्सन को निमोनिया हो जाएगा। गट इन्फेक्शन है, अगर छोटा गट इन्फेक्शन है तो उसका मेजर रूप हो जाएगा, क्योंकि वो क्योर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको डायरिया हो जाएगी, ब्लड लॉस हो जाएगा। अगर नॉर्मल कुछ इन्फेक्शन है तो वो मेजर फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है। ठीक है, ये होता है एड्स में। ये सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितना सीवियर होगा, कितना जटिल होगा, कितना ज़्यादा गंभीर होगा, ये डिपेंड करता है कि कितने माइक्रोब बॉडी में अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसका लोड कितना है। बहुत से लोगों को अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों को पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत से लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी डिपेंडेंट करता है कि उस पर्सन में उस वायरल का लोड कितना है। अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अगर कम होते हैं तो वो डिज़ीज़ माइनर होती है, या बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है कि वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम अगर माइनर होगा तो क्या होगा, बॉडी खुद ही उससे डिफेंड कर लेगी और उसको किल कर देगी उस माइक्रोब को, और कुछ भी बॉडी को पता नहीं चलेगा। प्रिवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले the first is that once someone has a disease, their body are damaged and may not recover completely. अगर किसी को डिजीज है तो उसके बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो रिकवर भी पूरी तरह से ना हो पाए, इसलिए क्योर होना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न क्या है कि ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। किसी भी ट्रीटमेंट में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट होने में टाइम लगता है। तो इतने दिन तक अगर वो डिजीज़ बॉडी में रहेगी तो आदमी सफ़र ज़्यादा करेगा, बेड रिडन भी हो सकता है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर एक पर्सन सफरिंग है तो उसमें अगर इन्फेक्शन है, तो अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वो बहुत से लोगों को बीमार कर सकता है, इसलिए ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के 2 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है कि सिम्टम को ख़त्म करना। जो भी डिजीज़ है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो भी साइंस होते हैं डिजीज़ के, जो सिम्टम्स हैं जैसे फीवर होना या दर्द होना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं, पहले ऐसे मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाए, जिससे कि वो इंसान को थोड़ा रिलीफ हो और वो अपनी एनर्जी कुछ कंजर्व कर सके और रेस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिसके वजह से वो डिजीज़ है, जिन माइक्रोब्स के वजह से वो डिजीज़ है, उसको किल करना। तो
तो इसके लिए सूटेबल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसके पहले क्या किया जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि कौन से माइक्रोब प्रेजेंट है। कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि कौन से माइक्रोब प्रेजेंट है। तो उस माइक्रोब को मारने के लिए कौन सा जो सूटेबल एंटीबायोटिक होगा उसकी डोज चलाई जाती है, जिससे कि उस माइक्रोब्स को किल किया जा सके। तो ये दोनों स्टेप्स होते हैं कंप्लीट क्योर के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट होने के जो तरीके हैं, पहला तो जनरल वे है और दूसरा स्पेसिफिक वे है। जनरल वे हमें पता है, पब्लिक हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस ना हो। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को रेजिस्ट कर सकें। एयरबॉर्न डिजीजेस को से प्रिवेंट होने के लिए हमें ज़्यादा क्राउडेड कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीजेस से प्रिवेंट होने के लिए हमें सेफ प्योर वाटर पीना चाहिए। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचने के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जहाँ पर ये फ्लीज या मॉस्किटोज से हमें बचना चाहिए, जो बहुत सारे डिजीजेस की वेक्टर्स होती हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि हमारे अपने अंदर, बॉडी के अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग करें कि जिससे कि हमें वो पर्टिकुलर डिजीज ना हो, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन से हम इसे कर सकते हैं। कैसे इम्यूनाइजेशन होते हैं, जैसे बच्चों में आपको पता होगा कि बचपन में बहुत से टीके लगाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीनाइजेशन। ये वैक्सीन्स लगाई किसके लिए जाती हैं, ये वैक्सीन्स लगाई जाती हैं बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए, जैसे कि टिटनस, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, इन सब के लिए, कि भविष्य में अगर इनके माइक्रोब्स बॉडी में इन्फेक्ट करें तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स उपस्थित रहें जिससे ये इन माइक्रोब से फाइट कर सके। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करता है, माइक्रोब से फाइट करता है, लेकिन सारे माइक्रोब से फाइट नहीं कर सकता है। तो ये जो डेंजरस डिजीजेस होती हैं, इसके लिए बॉडी में इम्यून सिस्टम को तैयार किया जाता है। इम्यून सिस्टम को तैयार कैसे किया जाता है, ये जो इन डिजीजेस के जो माइक्रोब्स होते हैं, इनकी स्मॉल अमाउंट ये बॉडी में डाल दी जाती है। जब ये स्मॉल अमाउंट बॉडी में डाल दी जाती है विद द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, ठीक है, टिटनेस का जो बैक्टीरिया, उसका छोटा डोज उस बैक्टीरियम का बॉडी में डाल दिया जाएगा इंजेक्शन से, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर उसके एंटीबॉडीज अलग है और एंटीबायोटिक्स अलग है। एंटीबॉडीज बॉडी में रेज हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज बॉडी में जब रेज हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो जब कभी भविष्य में अब इस टिटनेस के माइक्रोब बॉडी में आएंगे तो इसके एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये इससे फाइट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन होता है, ये क्या होता है, ये माइक्रोब का बहुत छोटा अमाउंट होता है, या माइक्रोब जैसा दिखने वाला या किल्ड माइक्रोब होता है। ठीक है, जो इतना कम अमाउंट में होता है कि इसके वजह से कोई डिजीज बॉडी में नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर इसके माइक्रोब ज़्यादा अमाउंट में आएंगे तो वो उससे फाइट कर सकेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का। फर्स्ट साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर 2 सेंचुरीज पहले, एक इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने रियलाइज किया कि मिल्क मेड्स जिनको काऊ पॉक्स हुआ होता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। अगर स्मॉल पॉक्स उस एरिया में एपिडेमिक भी हो जाए तो भी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है।
ठीक है। तो मिल्क मेड्स में इन्होंने देखा कि जिनको काउ पॉक्स जो होती है ये एक माइल्ड डिजीज होती है जो काउज में होती है। ठीक है, चेचक तरह की ये डिजीज होती है जो कि काउज में होती है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है। तो उनके संपर्क में जो मिल्कमेड्स रहते हैं उनको भी ये डिजीज हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों में स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं होती है। तो उन्होंने देखा कि जिसको ये काउ पॉक्स डिजीज हुई है, अगर उनको स्मॉल पॉक्स के जो दाने होते हैं ना, उसके अंदर का अगर लिक्विड मतलब उसमें जो वायरस है उसको भी अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसमें काउ पॉक्स डिजीज एक बार हो चुकी है, तो भी उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं होती है, कि वो इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उनको स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने ट्राई डेलिबरेटली जो है वो ऐसे लोगों में जिनको काउपॉक्स डिजीज हो चुकी है उनको स्मॉल पॉक्स के वायरस का इंजेक्शन दिया, तो भी देखा कि उनमें स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं हो रही है, चेचक नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको एक बार काउपॉक्स हो चुका है उसके अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट उनकी बॉडी में हो गया है जिसकी वजह से अब उनको फर्दर वो डिजीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिस था इम्यूनिटी का, इम्यूनाइजेशन का। और इन्होंने बताया कि काउ पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स जो है वो काफ़ी रिलेटेड है, ये दोनों वायरसेस का स्ट्रक्चर काफ़ी रिलेटेड है। इस वजह से एक बार जो काउ पॉक्स जिसको हो गया उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स रेज हो गए, एंटीबॉडीज जो रेज हो गए, ये एंटीबॉडीज अब जब उसको स्मॉल पॉक्स के वायरस उसके ऊपर इन्फेक्ट करेंगे तो उस स्मॉल पॉक्स के वायरस को वो किल कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये वैक्सीन टर्म आया। लैटिन में काउ को वैका कहा जाता है, इसलिए काउ पॉक्स को उन्होंने कहा वैक्सीनिया, और यहाँ से ही टर्म आया वैक्सीन का। ठीक है, तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर का, जो वैक्सीन के जन्मदाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।